नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर टेक्स। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपके जीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोग जीएसटी इन इंडिया को पढ़ रहे हैं। इससे पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने प्री जीएसटी एरा को पढ़ा था, या आप लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया को पढ़ा था। और स्पेसिफिकली सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जीएसटी की रूपरेखा को समझा, एग्जैक्टली जीएसटी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, इसका इंटरनेशनल बैकग्राउंड क्या था, एग्जैक्टली कौन कौन से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए, कब आपका जीएसटी लागू हुआ। इन तमाम मुद्दों पर मैंने अपने पार्ट 1 क्लास 1 के अंदर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा कर लिया था। आज की क्लास नंबर 2 रहने वाली है और आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम आपके जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझने से लेकर के करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं एक एक कॉन्सेप्ट को आप सभी मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। देखिए, जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर आप लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं तो मैंने बताया था हिंदुस्तान रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ एक फेडरल कंट्री भी है। यहां पर अलग अलग लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। माने यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सभी जानते हैं सेम जो आपका पैटर्न है वो जीएसटी के अंदर भी लागू किया गया है। और आपके जीएसटी को यहां पर मेजरली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। माने जब आप लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी की पढ़ेंगे तो आपके पास कितने तरीके के जीएसटी रहने वाले हैं? 4 तरीके के जीएसटी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम फॉलो किया जाता है ना, वो आपका ड्यूअल टैक्स सिस्टम रहने वाला है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। क्लियर है? तो इंडिया के अंदर जो जीएसटी है वो कैसा ड्यूअल टैक्स सिस्टम फॉलो करता है। और ये कहां से इंस्पायर है? क्योंकि इंडिया कैसा है, आपका एक फेडरल कंट्री है। और यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसी के हिसाब से आपके टैक्स को डिवाइड किया गया है। और टैक्स की जो लेवी एंड अथॉरिटी की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। यानी यहाँ पर पावर का फेडरल डिवीजन किया गया है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऐसे जीएसटी का कंपोनेंट मिलेगा जिसको आप लोगों को देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। कुछ जीएसटी का पोर्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया? जब भी आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की बात करते हैं तो यहां पे क्योंकि हिंदुस्तान फेडरल कंट्री है, फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान के अंदर फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डेंस ही हमारा जो टैक्स का सिस्टम है वो कैसा रखा गया है? ड्यूअल टैक्स सिस्टम रखा गया है। और याद रखिएगा, अंडर दिस सिस्टम बोथ, मैंने बताया ना, एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी। दोनों के पास क्या है? पावर है, लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ द जीएसटी। क्लियर है? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना, बिल्कुल बेसिक बात है। अब हम थोड़ा डीप में जाकर के चलेंगे। और मैंने बताया क्योंकि यहां पर आपके जो टैक्स है, टैक्स की जो इंपोज करने की जो पावर है, या लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी की बात करते हो तो किस किस के बीच में बटी हुई है पावर? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग ड्यूअल सिस्टम की बात करते हैं, ड्यूअल जीएसटी मॉडल की बात करते हैं, तो हमारे पास जीएसटी के टोटल 4 टाइप हो जाते हैं, जिनको आपको याद रखना। ठीक है? तो हमारे पास जीएसटी के कितने टाइप हैं? 4 टाइप है। पहला जो जीएसटी रहेगा सीजीएसटी बनता है। क्लियर है? पहला जीएसटी कौन सा रहता है? सीजीएसटी, जिसको आप लोग कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो आपका बनेगा दैट इज द एसजीएसटी, इसको बोलते हो आप लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद आपका तीसरा बनता है आईजीएसटी, इसको आप लोग बोलते हो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और लास्ट आपका रहेगा यूटीजीएसटी, जिसको आप लोग बोलते हो यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या क्या आता है? जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, इस तरीके का जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर एक स्पेशल केस देखने को मिलता है। वहां पर आपका स्टेट जीएसटी जो आपका एसजीएसटी है उसकी जगह क्या लागू हो जाता है? आपका यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो जाता है। अभी केवल आप समझे जीएसटी को कितने पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का माने
में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद आईजीएसटी का मतलब आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं। क्लियर है? अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो सर चार्ट आपके जीएसटी है एग्जैक्टली कब और कौन सा लगेगा, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आप सभी को जान लेना जरूरी है। अगर आप लोग सबसे पहले सीजीएसटी की बात करते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं, तो आपको जानना जरूरी है ये जो आपका टैक्स का जो रिटेंशन है इसको कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। क्लियर है? यानी जो भी आपका कलेक्शन ऑफ जीएसटी होगा उस कलेक्शन का, उस रेवेन्यू का रिटेंशन माय डियर फ्रेंड्स कौन करने वाला है? सर उस बेसिकली रेवेन्यू का रिटेंशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला गया। क्लियर है? तो आप लोग कह सकते हैं जीएसटी इज लेव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा। इसको क्या बोलते हो आप लोग? इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी कि सप्लाई दो तरीके की होती है, एक आपकी इंटर स्टेट होती है, एक आपकी इंट्रा स्टेट होती है। तो ये जो आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये लेव्ड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर है? इंट्रा और इंटर अभी मैं आपको समझाऊंगा, केवल अभी आप लोग ये समझें कि इसको कौन इंपोज करता है, इसको कौन लेव करता है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? और यहां पे ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर द सीजीएसटी इज रिटेन्ड बाय, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको कौन रिटेन करता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका सेंटर रिटेन करता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर रहा, जो भी आपका सीजीएसटी का कंपोनेंट होता है जीएसटी के अंदर वो रेवेन्यू किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन अगर आप लोग एसजीएसटी की बात करते हैं तो इसको आपका कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करता है। और इसका जो मनी है, इसका जो रेवेन्यू है, इसका जो पैसा है उसको रिटेन करने वाली गवर्नमेंट कौन है? जिस स्टेट के अंदर वो एक जीएसटी एक तरीके से अर्न किया गया है। ठीक है? जिस भी जीएसटी से, जिस भी स्टेट से सॉरी उसका ताल्लुकात है, उस स्टेट के अंदर उस जीएसटी की रेवेन्यू को रिटेन किया जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप लोग आईजीएसटी की बात करते हैं तो ये आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अगेन इसको भी कौन लीव करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और याद रखिएगा ये जो आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, आईजीएसटी कलेक्टेड इज लेटर अपॉर्शनेट बिटवीन द सेंटर एंड द डेस्टिनेशन स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके इसको डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और डेस्टिनेशन स्टेट के बीच में। ये सारी बातें अभी मैं काफी डिटेल में जाके क्लियर करूंगा, अभी एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा। और इसी तरीके से यूटीजीएसटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी का जहां पे जिक्र आ जाएगा ना, वो वहां पे क्या लगेगा? यूटीजीएसटी लगेगा। और यहां पे आपको याद ये रखना है, यहां पे जो आप जैसे यूटीजीएसटी की बात करें तो चंडीगढ़ हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, जैसे आप लोग अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी है। तो यहां पे कौन सा टैक्स है? जीएसटी का कौन सा कंपोनेंट इंपोज होता है? सर यूटीजीएसटी इंपोज होता है। क्लियर है? तो यहां पे आपको ये समझना है कौन सा जो आपका जीएसटी का कंपोनेंट है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, उसको कौन इंपोज करता है और उसके द्वारा जो रेवेन्यू जाता है ना वो किसके पास जाता है, उसको रिटेन कौन करता है। ये दो बुनियादी बातें आपको समझ लेनी है। अगर आपने दोनों बातें समझ ली ना तो अभी जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए आपको सबसे जरूरी जो बात रहती है ना जीएसटी के अंदर वो रहती है आपकी सप्लाई होना जरूरी है। क्लियर है? अब सप्लाई के ऊपर प्लीज मत जाइएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगा। आगे चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई अंडर द जीएसटी, काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? अभी आप लोग समझे, कोई भी सप्लाई है, सप्लाई का ताल्लुकात किससे हो सकता है? सर आपने अभी तो बताया ना, सप्लाई का ताल्लुकात आपकी गुड्स से हो सकता है, यानी कि गुड्स से जुड़ी हुई सप्लाई हो सकती है, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं आपकी सर्विसेज से जुड़ी हुई सप्लाई हो सकती है। क्लियर है? या दोनों से जुड़ी हुई सप्लाई हो सकती है। जब भी किसी भी बेसिकली केस के अंदर सप्लाई होता है, यानी कि आपका सप्लाई है किस केस में? गुड्स या सर्विसेज के केस में। अब आपको ध्यान ये देना है, ये सप्लाई के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा जीएसटी का कंपोनेंट लगने वाला है। यानी कि आप देखिए सप्लाई दो तरीके से रहेगी, एक को आप लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हो, एक को आप लोग यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई बोलने वाले हो। क्लियर है? आप लोग पहली कैटेगरी को क्या बोलोगे? सर आप लोग यहाँ पे बोलोगे ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई होएगा, और दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? सर आपकी ये इंट्रा स्टेट हो जाएगी। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग इसको दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सप्लाई को आपने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, या फिर नेचर ऑफ सप्लाई की अगर आप लोग बात करते हैं तो दो तरीके की सप्लाई हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एक आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। सर इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई के बीच में फर्क
फर्क क्या होता है, याद रखिएगा। इंटर स्टेट का मतलब क्या है, यहां पे आपका एक होएगा सप्लायर, कौन होएगा, एक आपका सप्लायर माने जो सप्लाई करता है, क्लियर है, और एक होएगा आपका रेसिपेंट जिसको सर्विस या गुड्स मिलता है, क्लियर है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, वो क्या हो जाएगा, आपका रेसिपेंट हो जाएगा, क्लियर है। सप्लायर और रेसिपेंट अगर डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि सप्लायर और रेसिपेंट का जो लोकेशन है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे सर, हमारे पास जो सप्लायर है और जो रेसिपेंट है उसका जो लोकेशन है ना, उनका जो ताल्लुकात है वो कहां से है, डिफरेंट स्टेट से है, क्लियर है। आप लोग क्या कहेंगे, या तो वो डिफरेंट स्टेट से है या फिर यहाँ पे आप लोग यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सप्लायर और रेसिपेंट अलग अलग स्टेट से ताल्लुकात रखते हैं, माने जैसे मैं सप्लायर हूं, मेरा जो सप्लाई मैंने किया, मैंने हरियाणा से सप्लाई किया, मेरा जो रेजिडेंस है वो कहां पे है, हरियाणा पे, मेरा एड्रेस हरियाणा का है, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट गया है वो लेटर से कि हम लोगों ने राजस्थान में भेजा है, तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में सप्लाई हुआ, तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में अगर आपका सप्लाई होएगा तो उस सप्लाई को आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहां पे कहेंगे विद इन द सेम स्टेट, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विद इन द सेम स्टेट की बात करते हैं, अगर आपका सप्लाई होता है विद इन द सेम स्टेट, तो उस केस में आप लोग क्या कहेंगे, आपका सप्लाई का नेचर कैसा है सर, आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, क्लियर है। तो याद ये आपको समझना है, इंटर स्टेट का मतलब क्या है, दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हुआ, क्लियर है। रेसिपेंट कहीं का है, एक अलग स्टेट का है, और आपका सप्लायर एक अलग स्टेट का है, क्लियर है। और इसी तरीके से आपको समझना है, अगर आप लोग यहाँ पे इंट्रा स्टेट की बात करते हैं तो आपका रेसिपेंट और सप्लायर का ताल्लुकात एक ही स्टेट से रहने वाला है, क्लियर है। तो अगर आपका सेम स्टेट रहेगा, विद इन द सेम स्टेट सप्लाई होता है, तो आप लोग याद रखिएगा उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। और अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं तो डिफरेंट स्टेट के बीच में या यूनियन टेरिटरी के बीच में जो सप्लाई रहेगा उसको क्या कहेंगे, आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ध्यान से समझना, एक एग्जांपल आपको समझाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो सके। सप्लायर कौन होता है, अभी के लिए आप लोग समझ लीजिएगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है, ठीक है, जो आपका एक तरीके से देने वाला होता है, क्लियर है, जो आपका सामान देता है। एक रेसिपेंट होता है जो सामान लेता है, ठीक है, जैसे मैंने सामान खरीदा तो जिसने मेरे को सामान दिया वो मेरे लिए सप्लायर है, और जिसने खरीदा वो क्या होगा, रेसिपेंट हो गया, क्लियर है। इन दोनों बातों आपको समझना है। आप समझिएगा, एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपको काफी हद तक यहां पे क्लैरिटी हो सके। एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी बाउंड्री है, क्लियर है, ये क्या है, आपकी बाउंड्री है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपका एक स्टेट है, लेटर से मैं किसकी बात कर रहा हूं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्लियर है। आपका एक जो माल है वो कहां पे मैन्युफैक्चर होता है, गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हरियाणा के अंदर होता है, और ये जो लोकेशन है लेटर से किसकी है, आपके राजस्थान की है, क्लियर है। तो हरियाणा से और राजस्थान के बीच में सप्लाई हुआ है, कहां पे हुआ है, हरियाणा से और राजस्थान के बीच में क्या हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, आपका सप्लाई हुआ है। तो आपको समझना क्या है, समझना ये है कि यहां पे बैठा हुआ है हमारा सप्लायर, यहां पे कौन बैठा हुआ है, हमारा सप्लायर बैठा हुआ है, क्लियर है, आपको समझना है। और यहां पे बैठा हुआ है हमारा रेसिपेंट, क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या बैठा हुआ है, रेसिपेंट बैठा हुआ है। और ये जो सप्लाई हुआ है बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट हुआ है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, एक अलग स्टेट है हरियाणा, राजस्थान एक अलग स्टेट है, तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, इस सप्लाई का नेचर कैसा रहने वाला है, इंटर स्टेट सप्लाई रहने वाला है, क्लियर है। अगर आप लोग इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेना चाहे तो बेसिक से एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे मैंने एक सप्लाई किया, लेटर से ये आपका लोकेशन है, अगेन मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया, हरियाणा कंसीडर कर लिया, और हरियाणा के अंदर भी स्पेसिफिकली लेटर से हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने महेंद्रगढ़ की बात की है, महेंद्रगढ़ में आपका सप्लायर बैठा है, यहां से हरियाणा के अंदर ही, याद रखिएगा हरियाणा के अंदर ही ये जो सप्लाई हुआ है ये कहां पे हो गया, लेटर से मैं कह देता हूं ये रेवाड़ी के अंदर हो गया है, क्लियर, आपने कहां पे भेजा है माल, रेवाड़ी के अंदर भेजा, ठीक है। तो अब समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात ये है, हमारा जो सप्लायर है, हमारा जो सप्लायर है उसका ताल्लुकात किस स्टेट से है, हरियाणा से है, और हमारा जो रेसिपेंट है, क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे रेसिपेंट की बात कर रहे हैं, रेसिपेंट का ताल्लुकात भी किससे है माय डियर फ्रेंड्स, एक ही स्टेट से है, हरियाणा से है। तो यानी कि आप लोग कहेंगे सप्लाई जो हुआ है वो किस और किस किस स्टेट के बीच में हुआ, केवल और केवल हरियाणा की स्टेट के बीच में हुआ है। अब जगह दो अलग अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर विद इन द सेम स्टेट सप्लाई होता है तो आप लोग क्या कहेंगे, यहां पे जो आपका नेचर ऑफ सप्लाई बनेगा वो कैसा बनेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा, क्लियर है। तो बहुत बेसिक है, माल आपका बना, जिसने यहां पे आप लोग समझ लीजिएगा डेस्टिनेशन चेक कीजिए, और जहां से माल निकला है, सप्लायर और रेसिपेंट का लोकेशन अगर विद इन द सेम स्टेट है तो आपकी सप्लाई का नेचर इंट्रा स्टेट रहेगा,
और अगर आपका विद इन द सेम स्टेट नहीं है, बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट है या बिटवीन द टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, तो ये आपको याद रखना है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। अब आपको सबसे जरूरी बात मैं अभी आपको बताता हूं, अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो याद रखिएगा आपका कौन सा कंपोनेंट लगेगा। सर याद रखिएगा यहां पे आपका जो, अगर आप लोग यहां पे इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं तो यहां पे आपका जो कंपोनेंट लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी। कितना, क्या लगेगा, आईजीएसटी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इनिशियली ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, याद रखिएगा ये किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन बाद में जाके सेंटर और जो डेस्टिनेशन स्टेट है, समझ में आया, जो डेस्टिनेशन स्टेट है उनके बीच में बच जाता है। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे, चलिए अब उसको हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है जो इंटर स्टेट सप्लाई होएगा ना, यानी कि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई होएगा, वहां पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा, जीएसटी का, आईजीएसटी लगेगा। अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेट लेते, लेटर से 18% आपने पकड़ा, क्लियर है, तो 18% किसके पास चला जाएगा, आईजीएसटी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो सप्लाई है वो एक ही जगह पे होता है, कहां पे होता है, एक ही स्टेट के अंदर होता है, या बिटवीन द सेम यूनियन टेरिटरी होता है, समझ में आया, बिटवीन द सेम स्टेट या आप लोग कहेंगे सेम यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे आपका सप्लाई कैसा होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। और यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो यहां पे कलेक्टिवली आप लोग लगाएंगे। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सेम स्टेट की बात करते हैं, क्या करते हैं, सेम स्टेट की बात करते हैं, या आप लोग किसकी बात करेंगे, सेम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, तो चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, एक कंपोनेंट आपका सीजीएसटी में जाएगा। क्लियर है, कहां पे जाएगा, आपका सीजीएसटी में जाएगा। और अगर आपने विद इन द सेम स्टेट सप्लाई किया, विद इन द सेम स्टेट सप्लाई किया है, तो आपका लग जाएगा यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, एसजीएसटी। कौन सा कंपोनेंट लग जाएगा, एसजीएसटी। लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो आपका क्या लग जाएगा, यूटीजीएसटी। अगर आप लोग जैसे स्टैंडर्ड रेट की बात करते हैं, हमने 18% पकड़ा है, तो यहाँ पे होता क्या है, आपका इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे कितना चला जाएगा सर, 9% चला जाएगा। यहाँ पे कितना चला जाएगा सर, 9% चला जाएगा। समझ में आया, तो याद रखिएगा कौन सा कंपोनेंट कब लागू होगा, सर सीजीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, यूटीजीएसटी कब लगेगा। दैट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई। किसकी बात कर रहा हूं मैंने एक ही शब्द डिफाइन किया है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेचर। किसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सर सप्लाई के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, अब सप्लाई का नेचर आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सप्लायर और रेसिपेंट। ठीक है, उन दोनों की लोकेशन पकड़ लीजिए। अगर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा, अगर अलग अलग है तो आप लोग क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई होगा, तो आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है, अब बहुत एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल से आपको बातें मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं और चीजों को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहां पे लेटर से आपका मान लीजिए 2 लाख का एक सप्लाई है। क्लियर है, कितने का है, आपका 2 लाख का सप्लाई है, जो कहां से चला है, लेटर से मैंने क्या कहा, हरियाणा से चला है, और इसका फाइनल डेस्टिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, लेटर से मैं कहां पे मान लू, आपका लेटर से हरियाणा। आप लोग चलिए मैं बार बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूं तो वही ले लेते हैं। हम लोग कहां पे पहुंच गए हैं, राजस्थान के अंदर पहुंच गए। तो आपको अच्छा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जीएसटी का रेट लेके चलते, कितना लेके चलते हैं, 18% लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जीएसटी कंक्लूड करके बताना, समझिएगा ध्यान से। आपने हरियाणा से और राजस्थान में माल भेजा, हरियाणा से राजस्थान में माल भेजा, इसका मतलब क्या है, सप्लायर हरियाणा का, रेसिपेंट राजस्थान का, सप्लाई बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट का मतलब आप इंटर स्टेट सप्लाई लगाएंगे। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब पूरा का पूरा जो टैक्स है इनिशियल लेवल पे कहां पे जाएगा, आईजीएसटी कंपोनेंट में जाएगा। इसका मतलब यहां पे केवल और केवल एक टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी। और अगर आप लोग 18% की बात करते हैं, 18% किसका निकालना है सर, आपको 2 लाख का निकालना है। क्लियर है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 लाख का बाय डिफरेंस क्या कर लेंगे, 18% टैक्स निकाल लेंगे। तो लेट मी कंक्लूड या कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार ताकि आपको क्लैरिटी हो। सर आपने क्या कहा, सर हमारे पास 2 लाख की वैल्यू है, अब इसका कितना निकालना, 18% निकालना है, दैट विल बी द 36,000। कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना क्या है सर, 36,000 आपका क्या रहा है, टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, 36,000 क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। सर आईजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी कब लगता है, इसको आपको कंक्लूड करके चलना। तो पीछे हमने इसी कंपोनेंट को पढ़ा था, याद रखिएगा। देखिए अगर आपका एसजीएसटी लगाना है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एसजीएसटी के केस में हमारे पास क्या सीन दिया हुआ
हुआ है सर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंट्रास्टेट सप्लाई। कौन सा है? इंट्रास्टेट सप्लाई। कौन सा है? इंट्रास्टेट सप्लाई। यहाँ पे भी अगर आप लोग ध्यान देंगे, जस्ट ए मिनट, इसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो गई। यस, अब देखिए यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई, यहाँ पे भी इंट्रास्टेट सप्लाई। यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग आईजीएसटी की बात करते हैं तो क्या है, आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है। क्लियर है? और यहाँ पे इंट्रा यूटी सप्लाई है। क्या है? इंट्रा यूटी सप्लाई है, माने सेम यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। क्लियर है? अब आपको समझ में आया ये कहानी मैंने क्यों बताई थी आपको? क्लियर है? अब लेट अस से कि ये जो सेम आप एग्जांपल लेते हैं, ये 2 लाख का सप्लाई हुआ है, सेम स्टेट के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? सेम स्टेट के बीच में हुआ है। तो उस केस में क्या कहेंगे, हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं। लेट अस से एक एग्जांपल लिया है मैंने, हमारे पास सप्लाई का वैल्यू, आप लोग ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम लोग, सप्लाई का वैल्यू कितना है सर? हमारे पास सप्लाई का वैल्यू है 2 लाख। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं आप लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू या वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल देता हूं। ठीक है, वीओएस से लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारे पास कितना बना है सर? हमारे पास 2 लाख का बना है। अब याद रखिएगा आपका जो सप्लायर है, क्लियर है, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? सप्लायर है, उसका ताल्लुकात है रेवाड़ी से। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। क्लियर है? रेवाड़ी कहां पे है सर? आपका हरियाणा के अंदर है। अब मैंने जो रेसिपेंट की बात की है उसकी भी बात कर लेता हूं। अगर आप लोग रेसिपेंट की बात करते हैं, रेसिपेंट का ताल्लुकात लेटर से आपका कहां पे है? पानीपत के अंदर है। पानीपत कहां पे है सर? हरियाणा के अंदर है। अब हमें अगर चेक करना है नेचर ऑफ द सप्लाई, तो कैसे चेक करेंगे? विद इन द सेम स्टेट हो रहा है। विद इन द सेम स्टेट का मतलब हम लोग क्या कह देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका कौन सा लगेगा? आपका इंट्रास्टेट सप्लाई लगेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका कौन सा सप्लाई है? इंट्रास्टेट सप्लाई है। इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब आपका जो टैक्स है वो डिवाइड हो जाएगा। किन किन के बीच में डिवाइड होगा सर? दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला क्या लगेगा सर? यहाँ पे आपका सीजीएसटी लगेगा। क्लियर है? सीजीएसटी कितना लगेगा? लेट अस से स्टैंडर्ड रेट आप लोग 18% लेके चलते हैं, कंसीडर कर रहा हूं, तो आपका 9% चला जाएगा। सीजीएसटी कितना परसेंट चला जाएगा? 9%। और क्योंकि स्टेट की बात हो रही है तो आपका क्या लगेगा? आपका एसजीएसटी लगेगा। क्लियर है? यहाँ पे कितना चला जाएगा? 9% चला जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, 9 दूनी 18,000 रुपए, 18,000 रुपए आपका इस बेसिकली किस कंपोनेंट में जाएगा? सीजीएसटी के कंपोनेंट में। और 18,000 रुपए आपका कहां पे जाएगा सर? आपका एसजीएसटी कंपोनेंट के अंदर। और टोटल कितना लगेगा? 36,000 का जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो ऐसे आपको कंक्लूड करना है। ठीक है? अब यही एग्जाम्पल जैसे अगर आप कह रहे हैं हरियाणा की बात हो रही है, अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर दूं, लेट अस से हमने किसकी बात की है? यूनियन टेरिटरी की। अगर ये सेम बात है, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई होता है ना, तो ये जो आपका जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जीएसटी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, से आपका जो सीजीएसटी कंपोनेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा। कितना? आपका 18,000 याद रखिएगा। जो कितना है टोटल जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई उसका 9% है। लेकिन अब एसजीएसटी की जगह आपका क्या आ जाएगा? यूटीजीएसटी आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कितना बनता है? 18,000 बनता है। कितना है? एग्जैक्ट ट्रांजैक्शनल वैल्यू का 9% है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जैसे आपने हरियाणा की बात की है, यहाँ पे मान लीजिए ये जो आपकी एक लोकेशन, जैसे अगर आप सप्लायर की बात करते हैं, जो आप किसकी बात कर रहे हैं सर? ये आपका सप्लायर है, इसका ताल्लुकात कहां से है? अंडमान एंड निकोबार से है। क्लियर है? अंडमान एंड निकोबार की एक लोकेशन है। और जो आपका रेसिपेंट है, आप किसकी बात करें प्लस में, आप किसकी बात कर रहे हैं? रेसिपेंट की बात करें, उसकी भी लोकेशन कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अगर आप लोग दोनों की लोकेशन देखेंगे तो कहां पे है? सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर। किसके अंदर है? आप लोग कहेंगे सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर है। तो ये सप्लाई क्या कहलाएगी सर? ये आपका इंट्रास्टेट नहीं होगा, ये इंट्रा यूटी सप्लाई होगा। क्या होगा? आपका इंट्रा यूटी सप्लाई। और इंट्रा यूटी सप्लाई के अंदर टैक्स जो आपका है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है बिटवीन द फर्स्ट क्या है? सीजीएसटी और दूसरा क्या है? यूटीजीएसटी। क्लियर है? तो बहुत बेसिक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको क्लियर कर पाऊं ये जो आपके 4 कंपोनेंट है इनका क्या मीनिंग है, कब लगता है, क्यों लगता है, कौन सा लगता है। जरूरी बात यह है कौन से कंपोनेंट का रिटेंशन गवर्नमेंट स्टेट करता है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है या स्टेट गवर्नमेंट करता है। क्लियर है? इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। बाकी ये जर्नी चलती रहेगी। 18 चैप्टर है जिनमें से 15 चैप्टर जीएसटी के हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं काफी डिटेल में जाके, काफी गहराई में जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। शुरुआत है, अभी आप लोग हल्का हल्का महसूस कीजिएगा, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सिलेबस के अंदर घुसूंगा ना, आपको बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में जाकर के क्लैरिटी होने वाला है। अभी के लिए अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हुई
जो किससे जुड़ी हुई थी, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी से जुड़ी हुई थी। ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी को आप सभी ने पढ़ा। अब एक छोटा सा जो टॉपिक है जिसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग प्लीज इस पर ख्याल रखिएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहां पर हमने कहा था 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 के अंदर, ठीक है ना, बिल आया था 14 के अंदर और एक्ट कब आया था 2016 के अंदर। तो आपके दो आपके आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, अगर आपको याद हो, 246A और 279A, याद है किसी को कौन कौन सा था? 246 है और दूसरा क्या था? 279 है। तो मैंने बताया था अगर आप लोग 246A की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग बात करते हैं लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी की, लेकिन अगर आप लोग 279A की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं सर? यहां पे हम लोग आपके जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? आपके जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर स्टार क्वेश्चन आता है कि सर ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, आपको डिटेल में जाकर के गहराई में जाकर के समझाना है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल। क्या करेंगे? जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल को समझने के लिए हमें पहले चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्सेस चलता था। ये वो दौर था जिसको आप लोग प्री जीएसटी एरा के नाम से जानते थे, और एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट आया जहां पर हमारा डिसीजन हो चुका था कि हिंदुस्तान के अंदर अब जीएसटी लगाया जाएगा। तो यहां पर हर एक जगह पे, क्योंकि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं, अभी के हिसाब से हमारे यहाँ पे करीब करीब 140 करोड़ का आबादी है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। अब वहां पर यूनिफॉर्मिटी के साथ जीएसटी को इंप्लीमेंट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को टैकल करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जरूरत थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बनाया गया बाय द 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसको आप लोग बोलते हो जीएसटी काउंसिल, जिसको इंसर्ट किया गया था बाद में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 279। क्लियर है? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम यह था कि यहां पर हिंदुस्तान के अंदर जो टैक्स का इंप्लीमेंटेशन है ना, वो यूनिफॉर्मिटी के साथ और अलोंग विद कोऑर्डिनेशन के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ अलोंग विद कोऑर्डिनेशन के साथ हो सके। ये किसका टास्क था सर? ये जीएसटी काउंसिल का टास्क था। और जीएसटी काउंसिल को जो बनाया गया बाय द यूजिंग आर्टिकल 279 है, जिसको इंसर्ट किया गया था बाय द 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्लियर है? मैंने पहले भी बताया था 122वां जो अगर आप लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं वो बिल था 2014 के अंदर, लेकिन 16 के अंदर एक्ट आया था। ठीक है? एक्ट के बाद ही चीजें इंपोज होती है, इंप्लीमेंट होती है। तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे सर? यहां पे आप लोग कह सकते हैं जीएसटी काउंसिल का मायना अर्थ क्या होता है? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था क्या करने के लिए? यूनिफॉर्मिटी को एंश्योर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को एंश्योर करने के लिए। किसके कोऑर्डिनेशन, किसके यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। किसके इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है? जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है? जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्मिटी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ हो सके अक्रॉस द इंडिया, भारत के हर एक कोने में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बाद में जाके वो 7 दिन बाद 8 जुलाई को वहां पे इंपोज हो गया था, अक्रॉस द इंडिया। तो उसके लिए आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जीएसटी काउंसिल कहते हैं। और याद रखिएगा ये अपने आप में काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू द जीएसटी। जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी आपके एक तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहां पे जीएसटी काउंसिल का अपना एक अहम और इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स, आपका 101वां क्या था? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया गया था? 279A, आर्टिकल 279A को इंसर्ट किया था। ठीक है? और उसके बाद किसका गठन हुआ सर? आप लोग कह सकते हैं आपकी जीएसटी काउंसिल को बनाया गया। क्लियर है? अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने बता दिया इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड इंसर्टेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। क्लियर है? तो बेसिक जानकारी है, याद कर लीजिएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको लिख के आनी है। क्वेश्चन आएगा, यहां से याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है जीएसटी काउंसिल को लेकर के और जीएसटीएन जिसको आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से जानते हैं, दोनों से पक्का एक सवाल आता है। क्लियर है? तो आप लोग मेक श्योर करके सीरियसनेस ऑफ टॉपिक को समझते हुए एक एक चीजों पर माय डियर फ्रेंड्स गौर फरमाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट क्या करती है? सबसे पहले देखिए जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? मैंने पहले बताया
था? यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। क्लियर है? अगर आप लोग वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चूज फ्रॉम द अमंग स्टेट फिनेंस मिनिस्टर। क्लियर है? जितने भी आपके स्टेट फिनेंस मिनिस्टर हैं उनके अंदर से एक वाइस चेयरपर्सन चूज किया जाता है। मेंबर कौन कौन हो सकते हैं इसको आप लोगों को ख्याल में रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन चार्ज ऑफ ए फिनेंस और ए रेवेन्यू। क्लियर है? इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं? फिनांस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। क्लियर है? ये सब क्या है? मेंबर है। क्लियर? तो ये बेसिक बेसिक बातें याद रखिएगा। इस टॉपिक पर, इस लाइन पर स्टार लगा लीजिए, यहां से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। ईच स्टेट हैज ए वन वोट। हर एक स्टेट के अंदर कितना वोट है? एक वोट माना जाएगा। जीएसटी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? एंड वाइल द सेंटर, सेंटर के पास कितना होता है? 1/3 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। लेट अस से पूरी जो पावर है ना, टोटल वोटिंग पावर 100% है, तो उसका 33.33% किसके पास होता है? सेंटर के पास। यानी कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट के पास कितना पावर होता है सर? आपका 1/3 होता है। कितना होता है? सॉरी, 1 वोट होता है। स्टेट के पास कितना होता है? 1 वोट होता है। और सेंटर का मतलब क्या होता है सर? सेंटर का मतलब है जो भी टोटल है उसका कितना रहेगा? 1/3 किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। क्लियर है? तो यहां पे एक साइड, वन साइडेड डिसीजन जीएसटी काउंसिल के अंदर नहीं लिया जा सकता है। इसको आपको समझना है। क्लियर है? यानी आप लोग क्या कह सकते हैं सर? स्टेट का कितना वोटिंग राइट है? एक है, एक वोट कैलकुलेट होगा। और सेंटर का 1/3, टोटल का जो एक आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे पूरा डिसीजन लेना है तो 1/3 के अंदर सेंटर बैठा हुआ है, सेंटर की वोटिंग देखी जाएगी। और जो बाकी हिस्सा बच गया, रिमेनिंग पार्ट के अंदर स्टेट बैठे हुए। क्लियर है? तो एक साइड से डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें करना क्या है? हमें मोर देन 75, 76, 77% का रेशियो मेंटेन करना है। क्लियर है? वो मैं बताऊंगा, अभी करेक्ट कर दूंगा मैं आपको। एग्जैक्ट बात क्या है ये रहा। ठीक है ना? रेशियो में याद कीजिएगा, परसेंटेज में याद मत कीजिएगा। वोटिंग स्ट्रक्चर को समझिए सर। वोटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है, जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर आप लोग डिसीजन प्रोसेस की बात करते हैं तो डिसीजन लिया जाएगा बाय द मेजॉरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 3/4। क्लियर है? यानी कि अगर आपका मेजॉरिटी कम से कम 3/4 बनेगा तो ही डिसीजन लिया जाएगा, रेदर दैट डिसीजन नहीं लिया जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आपका 3 हिस्से में, जैसे अगर आप लोग कहेंगे 3 हिस्से अगर आप लोग करते हैं, 100 का अगर आप लोग तीसरा, यानी कि 100 को अगर आप लोग 4% में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 या 75, यानी कि 75/100 आप लोग ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना? इस सिचुएशन के अंदर ये डिसीजन बन सकता है, बाकी किसी सिचुएशन के अंदर डिसीजन नहीं बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर अगर आप लोग सेंटर की बात करते हैं और सेंटर के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो उसका 1/3 का मतलब आप लोग ये कह दीजिए अप्रोक्सीमेट 33.33% किसका राइट होता है? किसके वोट कैलकुलेट होते हैं? सेंटर के। सेंटर के पास केवल 33 है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, केवल सेंटर के बिहाफ पे अगर आप लोग जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसीजन लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। क्यों सर? हमें 33 से कुछ होगा नहीं, 75 चाहिए। तो हमें स्टेट का जो भागीदारी है उसकी जरूरत होगी, स्टेट की एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जरूरी बात क्या है कि यहाँ पे कम से कम 75% टोटल हमारे पास वोटिंग होगा तभी डिसीजन बनेगा। और सेंटर के पास केवल 33.33% है, जो आपका डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करने वाला है। क्लियर है? तो अगर आप लोग वेटेज की बात करते हैं, सेंटर के पास 1/3 रहने वाला है और स्टेट कलेक्टिवली कितना करते हैं? 2 हिस्सों में रहते हैं। यानी कि स्टेट के पास कितना है? अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपका 33 पॉइंट, अगर 3 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 66.66 हो जाता है। माने यहाँ पर याद रखिएगा स्टेट का कलेक्टिवली कितना बन रहा है? 66 पॉइंट कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और अगर आप लोग सेंटर की बात करते हैं, अकेले का कितना है? 33.33 हो जाएगा। कलेक्टिवली दोनों मिलेंगे और आपका मोर देन 75% इक्वल टू और मोर देन 75% बनता है, तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो एक साइड झुकाव नहीं है, बायसनेस नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया। किसका बाबा? ये जीएसटी काउंसिल की बात कर रहा है। समझ में आया? जीएसटी काउंसिल क्लियर हुआ? क्या मामला है? आगे चलते हैं। तो जीएसटी काउंसिल को मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। वोटिंग राइट्स को लेकर के काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिलो दिमाग और जहन के अंदर, और यहीं से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। टेक इट सीरियसली, अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से टैकल कर पाए। समझ में आया? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे क्या करना है सर? फंक्शन एंड पावर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ऑब्वियस सी बात है, सारी पावर ही किसके पास है? सारे फंक्शन ही किसके पास है? जीएसटी काउंसिल के पास है। किससे जुड़े हुए सर? जीएसटी से जुड़े हुए। क्या क्या बता सकते हैं सर? आप कह सकते हैं टैक्स टू बी सबसम्ड अंडर द जीएसटी, यानी कि जो भी पहले वाले टैक्स से हटा करके जीएसटी को इंपोज किया गया। आप लोग जीएसटी रेट्स को डिसाइड करना, इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स को, अगर आप लोग रेट बैंड की बात करते हैं, या आगे क्या कहेंगे? एग्जम्पशन एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना। ये भी किसके हाथ में होता है? जीएसटी काउंसिल के हाथ में होता है।
होता है। उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, मॉडल जीएसटी लॉ, यानी कि जीएसटी लॉ के मॉडल, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, ये तमाम तरीके रूल एंड रेगुलेशन भी सब कौन बनाता है, जीएसटी बनाता है। तो ये सारी बातें किसके हाथ में होती है सर, जीएसटी काउंसिल के हाथ में होती है। इसको पढ़ लीजिएगा, बेसिक बेसिक बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से भी सवाल आता है, कंपनसेशन टू द स्टेट, याद रखिएगा, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए, 3 टॉपिक, जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चन आता है, कंपनसेशन टू स्टेट से क्वेश्चन आता है, और मैंने एक टॉपिक बताया दैट इज अ जीएसटीएन, अभी पढ़ाऊंगा उसको, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से इसको पढ़ाया जाता है। इन तीनों में से पक्का पॉसिबिलिटी है एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की। क्लियर है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझिएगा, दिस इज गोइंग टू बी जीएसटीएन। ये क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, आपका जीएसटीएन रहने वाला है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से इसको पढ़ाया जाता है। तो अभी हम क्या समझेंगे, जीएसटीएन को समझेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से आप लोग इसको जानते हो। देखिए, जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए तमाम तरीके के ऑपरेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, उसके लिए हमें एक आईटी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। क्लियर है, किसकी जरूरत होती है, आईटी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके हमें एक पूरे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जहां पे हम लोग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी को कर सके। अब इस आईटी चीज के लिए, इस आईटी सेक्टर के लिए जो आपका नेटवर्क प्रोवाइड करता है ना, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, जीएसटीएन बोलते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हो जीएसटीएन इज ए नॉन प्रॉफिटेबल एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। या आप लोग कहेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि अपने आप में जीएसटीएन क्या है, एक नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। क्लियर है, एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर द सेक्शन 8। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जीएसटी का इनकॉर्पोरेशन अंडर द सेक्शन 8 किया गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये लिखा हुआ कहां पे है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है, तो ये अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 की अगर आप लोग बात करते हैं। ये प्रॉपर एस्टेब्लिश करती है, किसको, डेवलप करती है, ऑपरेट करती है, एंड द मेंटेनेंस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने आईटी, यानी कि जो आपका डिजिटल है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए जितना भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको पर प्रोवाइड करने का जो कंपनी काम करती है, दैट इज द नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उसको आप लोग क्या बोलते हो, जीएसटीएन बोलते हो, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। क्लियर है, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, अगर आप लोग जीएसटीएन की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सर हमें जीएसटीएन की जरूरत क्यों पड़ी है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के बीच में स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो सके, कंप्लायंस बिल्कुल इजी हो सके, और इजीली जो टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स पे कर सके। यानी कि आप लोग मोटा मोटा क्या कहेंगे, आपका एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, किसको, टैक्स पेयर को। क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए आगे क्या है, यहाँ पे टू इनेबल द सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी होता है, कॉन्सेप्ट होता है, आगे पढ़ाऊंगा, आपका चैप्टर नंबर 10 आएगा यूनिट 3 के अंदर, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आईटीसी। तो अगर आप लोग इनेबल करना चाहते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसमें कौन हेल्प करता है, जीएसटीएन हेल्प करता है, एंड टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेस एंड प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने में आसानी को प्रोवाइड करने के लिए और ह्यूमन इंटरफेस को रिड्यूस करने के लिए जीएसटीएन हमारी काफी हद तक मदद करता है। यहां पे काफी जरूरी बात है ओनरशिप को समझना, एक लाइन का आंसर है, समझिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी स्टेक्स है जीएसटीएन के अंदर। आगे देखिए, नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर आप लोग बात करते हैं, अर्लियर पार्टिसिपेशन था इनका, वो क्या है, माइनॉरिटी स्टेक के अंदर। तो मेजॉरिटी के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, और माइनॉरिटी के अंदर आपका क्या रहने वाला है, आपका नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहने वाले हैं। क्लियर है, अभी के हिसाब से बात करते हैं, एट प्रेजेंट जो जीएसटीएन फंक्शन करता है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी की तरह। ये किसकी तरह काम करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी की तरह, ताकि हम लोग डेटा सिक्योरिटी एंड पॉलिसी अलाइनमेंट को एंश्योर कर सके। काफी इंपॉर्टेंट बात है, डेटा सिक्योरिटी और जो आपकी पॉलिसी अलाइनमेंट को देखते हुए अभी जो आपका जीएसटीएन है वो किसकी तरह काम करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी की तरह काम करता है। क्लियर है, ये कुछ बेसिक बातें, फंक्शन ऑफ जीएसटीएन और उसके बाद रोल ऑफ जीएसटीएन कंप्लायंसेस पढ़ लीजिएगा। भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न को, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ द टैक्स पेमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, आप लोग जर्नेट कर सकते
सकते हैं, जो भी आपका डिजिटल लेजर होता है, उसके अलावा तमाम तरीके की जानकारी यहाँ पे दी गई है। और रोल क्या है वही मैंने बताया, एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो सके बिटवीन द टैक्स पेयर एंड अथॉरिटी, उनको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, जितना आसान हम कर सकते हैं उतना आसान करना, मोटा मोटा ये है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ गो थ्रो कीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। क्लियर है, ये बेसिक बातें हैं, ये सवाल पेपर में आता है, जीएसटीएन क्या होता है, तो इसका पूरा सिस्टमेटिक वे में मैंने अरेंजमेंट करवाया, देख लीजिए, एक एक नोट्स को बारीकी से बनवाया हुआ है, ताकि आप लोग इसको पढ़ करके ना अगर कहीं पे डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाए। क्लियर है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द, ये किसके लिए था, ये क्या था आपका, दिस इज अ जीएसटीएन। क्लियर है, ये क्या था आपका, जीएसटीएन था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहा होगा। अब एक टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आने की बराबर संभावना है, इसको आप लोग कहते हैं सर स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। क्या कहते हो, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। थोड़ा सा रूपरेखा समझ लीजिए, उसको बाद इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका टाइम पीरियड था, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्री जीएसटी एरा। क्लियर है, ये वो टाइम पीरियड था जो जीएसटी से पहले का टाइम पीरियड था। क्लियर है, ये वो आपकी फाइन लाइन है, और ये आपका जीएसटी टाइम चल रहा है। क्लियर है, ये आपका जीएसटी एरा चल रहा है। आप समझिएगा, यहाँ पे क्या था, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। आप लोग क्या कहेंगे सर, हमारे पास क्या थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होता था, हमारे पास मेन रेवेन्यू होता था। क्लियर है, आपको क्या होता था, मेन रेवेन्यू होता था। अब यहां से और यहां तक अगर आप लोग ट्रांजिशन करते हैं, तो यहां पर स्टेट्स के पास देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू लॉस द रेवेन्यू। यहाँ पे क्या था, जब हम जीएसटी पे जाएंगे तो एक साथ तो सारी चीजें अच्छे से काम नहीं करेंगी, चीजें इंप्लीमेंट होती हैं और बेटरमेंट के लिए वो टाइम मांगती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट आया था जहां पर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो सकती थी। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म की चर्चा की, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। माने यहाँ पर जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया है, पहले आपका एक बेसिक रेवेन्यू का परसेंटेज था, ठीक है ना, गवर्नमेंट के अंदर, और यहाँ पे जीएसटी लगा। अब जीएसटी लगने की वजह से जो रेवेन्यू आपका डिक्रीज हुआ है, वो एज ए कंपनसेशन आपको मिल जाएगा, कंपनसेशन सेस की टर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। क्लियर है, अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको पढ़ना है। स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म अंडर द जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मैंने बताया ना, रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। याद रखिएगा, किसके ड्यूरेशन में, ट्रांजिशन फ्रॉम द प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम टू द जीएसटी रेजिम। क्लियर है, मैंने बताया ना, ये आपका एक आपका आप लोग कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट था। ठीक है ना, जिसमें इसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंस जीएसटी सब्सम्ड सर्वल स्टेट टैक्स, जिसके आप कह सकते हैं जीएसटी आपने बहुत सारे टैक्स उनकी जगह ले ली थी जीएसटी ने, जिसकी वजह से देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू लॉस। किसकी पॉसिबिलिटी थी, रेवेन्यू लॉस की पॉसिबिलिटी टू द स्टेट, स्पेसिफिकली इन द इनिशियल ईयर। स्पेसिफिकली किसकी बात करें, इनिशियल ईयर फॉर द इंप्लीमेंटेशन। इसके लिए हमने उनको क्या देना, क्या एक डिसीजन लिया इनकी गवर्नमेंट ने, कंपनसेशन सेस बनाया। आप लोग कहेंगे स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म बनाया, जिसके थ्रू ये क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका रेवेन्यू लॉस होता है तो उस रेवेन्यू का भरपाई किया जाएगा बाय द कंपनसेशन सेस। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की बात करते हैं तो याद रखिएगा, कंपनसेशन सेस का ताल्लुकात सेक्शन 18 से रहने वाला है ऑफ द 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्लियर है, तो जो आपका ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके अंदर सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग आप लोग किसकी बात करते हैं, कंपनसेशन आप लोग कहेंगे स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्लियर है, अच्छा इसका टाइम पीरियड जरूरी है। इनिशियल लेवल पे 5 साल के लिए रखा गया था। क्लियर है, टाइम पीरियड क्या था सर, 1 जुलाई को जीएसटी लग गया था, तो अगर 5 साल कैलकुलेट करते हैं 1 जुलाई से 30 जून 2022 को इसका टाइम पीरियड रखा गया था। दिस इज अ बेस ईयर, लेकिन बाद में हुआ क्या, आपका लॉकडाउन लग गया था 2019 के अंदर, इसकी वजह से आगे इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना। जैसे यहाँ पे बेस ईयर की बात करते हैं तो 15-16 2015-16 इज टेक एज ए बेस ईयर। बेस ईयर की तरह किसको कंसीडर किया जाता है, 2015-16 को कंसीडर किया जाता है। द रेवेन्यू ऑफ द बेस ईयर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। याद रखिएगा कितना था, 14% था। दिस प्रोजेक्ट रेवेन्यू इज टर्म्ड एज ए प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है, वो एक ही बात है। कैलकुलेशन के लिए मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट किया जाता था सर, सिंपल है। कंपनसेशन का मतलब आपका ये प्रोटेक्टेड रेवेन्यू जो जीएसटी से पहले का था, और आपका जीएसटी रेवेन्यू कितना हुआ। क्लियर है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो
कंपनसेशन की टर्म में आ जाएगा। क्लियर है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इफ द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द स्टेट इज लेस देन द प्रोटेक्टेड रेवेन्यू, द डिफरेंस इज पेड एज ए कंपनसेशन। ठीक है, ये क्या दे दिया जाता था, कंपनसेशन की टर्म में दे दिया जाता था, मैंने बताया था। और ये जो पैसा है ये कहां से पे किया जाता था, टू फंड द कंपनसेशन टू द स्टेट, कंपनसेशन सेस इज लेव्ड अंडर द जीएसटी फ्रेमवर्क। क्लियर है, यहाँ पे जीएसटी फ्रेमवर्क के अंदर क्या लेड किया गया था, एक कंपनसेशन सेस बनाया गया था। अब ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनसेशन सेस के अंदर पैसा कहां से आता था, बहुत सारी ऐसी स्पेसिफाइड लग्जरी एंड साइन गुड्स थी। जैसे अगर आप लोग बात करें तंबाकू और तंबाकू का प्रोडक्ट हो गया, पान मसाला, कोल, उसके बाद एरिएटेड ड्रिंक्स हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये आपका कंपनसेशन सेस के थ्रू कंपनसेशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन की बात करते हैं तो कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड एंड रिलीज्ड बाय मंथली, यानी कि 2 बार आपके मंथ में क्या किया जाता था, रिलीज किया जाता था। पेड फ्रॉम द जीएसटी कंपनसेशन फंड, याद रखिएगा कहां से पे किया जाता था, जीएसटी कंपनसेशन फंड से इसको पे किया जाता था। इन तमाम चीजों पे, एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम पे ज्यादा जीएसटी लगता था, वहां से कंपनसेशन सेस एक तरीके से प्रोवाइड किया जाता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं चैप्टर 2 को लेकर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे होंगे, आपको सेशन समझ में आया होगा, वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।